बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, सिलीगुड़ी टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। भारत की चिकन नेक पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है और ये एक मुल्क की जानिब से खतरा नहीं मंडला रहा, बल्कि अब इसमें दूसरा मुल्क भी शामिल हो चुका है। एक जानिब बांग्लादेश है तो दूसरी जानिब चाइना। अब सवाल ये है कि चाइना आखिर वहां पर कैसे पहुंच गया, चाइना किस इलाके में वहां पर मौजूद है। एक स्पेसिफिक इलाका है भारत की उस चिकन नेक के करीब ही जहां चाइना ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करना शुरू कर दी है और मिलिट्री की तादाद को बढ़ाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, उसके जवाब में भारत ने अपनी दो एयर बेसिस को एक्टिव कर लिया। वो कौन सी दो एयर बेसिस है जो कि भारत की जानिब से एक्टिव की गई हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं। न सिर्फ तब्दीलियां की गई हैं बल्कि नाज़रीन, राफेल तैयारों के मुतालिक और राफेल के साथ साथ 75 से ज्यादा फाइटर जेट्स पहुंचा दिए गए हैं, ब्राह्मोस मिसाइल्स पहुंचा दिए गए हैं और साथ ही साथ नाजरीन वहां पर वेपन्स और S-400 डिफेंस सिस्टम भी पहुंचा दिया गया है। बांग्लादेश की आवाम नो मेंस लैंड पर पहुंचती है, कल अपने व्लॉग में हमने आपको बताया था, और वहां पर खड़े होकर जो बफर जोन होता है, एंटी इंडिया नारे और स्लोगन्स बुलंद करती है। उसके जवाब में अब ये टेंशन्स मजीद बढ़ चुकी हैं और चाइना भी अब इन टेंशन्स में आ चुका है। इसके पीछे जो हकीकत है, जो डेवलपमेंट्स हो रही है उस इलाके में, उससे हम आपको आगाह करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक उनकी तारीफ की जा रही है। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, भारत को बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर एक और रुसवाई का सामना करना पड़ा और इस मरतबा बरतानिया में उनको इस रुसवाई का सामना करना पड़ा। इससे मुतल्लिक भी आपको बताएंगे और एक बहुत बड़ी डिबेट जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रही है, जावेद अख्तर बमुकाबला वर्सेस मुफ्ती शुमाइल नदवी के दरमियान हुई थी भारत में, और उस डिबेट का नतीजा क्या निकला, जीता कौन, वो फैसला आप करेंगे। लेकिन उसके अंदर कुछ सवालात थे, उन सवालात के जिस तरीके से जवाबात दिए गए, कुछ अहम स्टेटमेंट्स जो कि हर किसी के जहन में आती हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नाज़रीन, सिलीगुड़ी टेंशन्स की बात करते हैं। सिलीगुड़ी पर टेंशन्स इस वक्त बढ़ चुकी हैं। भारत की चिकन नेक इस इलाके को कहा जाता है। द रीजन बिहाइंड द टेंशन्स इंक्रीजेस, ये टेंशन्स क्यों बढ़ी है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात हमें दिन ब दिन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत को यह खदशा पहले से ही मौजूद था कि यह 22 किलोमीटर की पट्टी कहीं पर 220 किलोमीटर वाइड ना हो जाए, 220 किलोमीटर चौड़ी ना हो जाए और इससे भारत का कब्जा हट जाए, खत्म हो जाए और फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के साथ जो है वो जुड़ जाए, बांग्लादेश के साथ मिल जाए। नाज़रीन, अब बांग्लादेश ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया। ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे में भारत के वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो सेवन सिस्टर स्टेट्स जो कि चिकन नेक से उनको सेपरेट करती है नॉर्थ ईस्ट में, वो उस ग्रेटर बांग्लादेश के मैप में शामिल थी, जो कि बांग्लादेश ने जारी किया, जिसके बाद दिल्ली सरकार की टेंशन्स में मजीद इजाफा हो गया। अब ठहरिए, सिर्फ यहां पर बात नहीं रुकती, बल्कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट्स और फिर नाज़रीन कौंसलर और वीजा सर्विसेज मुअत्तल करना बांग्लादेश की जानिब से, यह इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश अब अपना फैसला सुना चुका है। अब भारत की मजीद इंटरफेरेंस किसी भी फॉरम पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामूली सी भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई तो द रिस्पॉन्स विल बी ब्रूटल और एक मौसर और एक मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। दैट्स द रीजन सिलीगुड़ी जो भारत की चिकन नेक है वो इस वक्त शदीद खतरे में है। अब उसके जवाब में नाज़रीन, भारत ने यह कहा जा रहा है कि 75 प्लस फाइटर जेट्स वहां पर पहुंचा दिए हैं। 75 प्लस फाइटर जेट्स के साथ साथ ब्राह्मोस मिसाइल्स वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। S-400 सिस्टम्स वहां पर जो है पहुंचा दिए गए हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस चिकन नेक के करीब करीब 2 बेसिस को एक्टिव कर लिया गया, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं और वहां पर मिलिट्री की मूवमेंट्स दिखाई दी गई हैं। अब वो 2 बेसिस कौन कौन सी हैं? पहली तो बेस है किशनगंज में आर्मी की बेस और दूसरी पूर्णिया के अंदर जो बेस है वहां पर ये अहम मूवमेंट्स हमें देखने को मिली है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत को बांग्लादेश से सिर्फ टेंशन है? नहीं,
भारत को चाइना से भी इस वक्त शदीद खतरा लाहक है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज कि चाइना ने भी चंबी वैली में अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं। तो नाज़रीन, अब भारत को दो अतराफ से घेर लिया गया है और वो चिकन नेक इस वक्त शदीद खतरे में है। एक जानिब बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, वो दिल्ली को एक पैगाम दे रहे हैं। और फिर चाइना और पाकिस्तान तो पहले ही बांग्लादेश के साथ है, ये बहुत वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया भारत को। तो इसलिए भारत की टेंशन्स बढ़ रही हैं, वो घट नहीं रही। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अब भारत को एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और वो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तारीफ। वो उनको हजम नहीं हो रही। लीबिया का विजिट करते हैं और लीबिया के विजिट के बाद अभी तक उनके जो क्लिप्स हैं वो वायरल जा रहे हैं, ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। जब वो बात करते हैं कि जिस तरीके से हमने भारत के गरूर को खाक में मिलाया, जिस तरीके से हमने भारत के मिराज 2000 को सुखोई 29 30s मिग 30s और जितने भी उनके राफेल तैयारे थे, S-400 सिस्टम था, उनके ब्राह्मोस मिसाइल्स थे, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, उनको जो निशाना बनाया, तो हमने अपने डर को, खतरे को एक जो है वो ओवरकम किया। और उसके बाद हमने जो है भारत के तमाम तर गरूर को खाक में मिलाया अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से, अपने JF-17 थंडर से। दैट्स द रीज़न लीबिया के साथ एक तारीखी डील की खबरें जो है वो मौसूल हो रही है कि JF-17 थंडर वो हमसे खरीदने वाले हैं। एक $4 बिलियन प्लस की डील होने वाली है। अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन इस सब के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तारीफ करते हैं, तो ये बिल्कुल इसी की तरह है जैसे भारत के जख्मों पर नमक छिड़कना, और भारत को ये तारीफ हजम नहीं हो रही। खैर ठहरिए, भारत के लिए एक और बुरी खबर। भारत के लिए क्या बुरी खबर है? बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर नाज़रीन बरतानिया में, यूके में अब इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क में मुलव्वस 29 साला भारतीय शहरी को पकड़ लिया गया है। अब देखिए भारत किस तरीके के धंधों में, किस तरीके के फसादात में इन्वॉल्व है। हम सबूत पेश कर चुके हैं पूरी दुनिया के सामने कि देखिए ये फसादात से किसका ताल्लुक़ है, इन तमाम तर एक्सट्रीमिज़म से किसका ताल्लुक़ है, ये इंतहा पसंदाना सोच किसकी है। तो फैसला अब दुनिया ने करना है कि उन्होंने किसको सेलेक्ट करना है, और दुनिया काफ़ी हद तक अपना फैसला सुना भी चुकी है। साउथ ईस्ट के अंदर एक उभरती हुई क़ुव्वत कौन है इस वक्त, कौन प्रायोरिटी किस मुल्क को दे रहा है? आप सुपर पावर्स की बात करें, किसको प्रायोरिटी दी जा रही है? चाइना किसको प्रायोरिटी दे रहा है? चाइना को छोड़े, चाइना के साथ तो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका को देखें, यूएस किसको प्रायोरिटी दे रहा है? यूएस को भी अगर आप छोड़ दें, रशिया को देखें, रशिया किसको प्रायोरिटी दे रहा है? मिडल ईस्ट के अंदर किसकी बात मानी जा रही है, किसकी बात सुनी जा रही है? गल्फ कंट्रीज के अंदर किस मुल्क का नाम लिया जा रहा है, किसके साथ मुआहिदे किए जा रहे हैं? तो ये एक्चुअली डिफाइन कर रही है पाकिस्तान की बढ़ती हुई कैपेबिलिटीज और सलाहियतों को, कि पाकिस्तान भारत को बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर काफ़ी हद तक पीछे धकेल चुका है, छोड़ चुका है। और माशी एतबार से भी फिर अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं कि नाज़रीन जो मईशत है पाकिस्तान की वो भी मजबूत हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं, और बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इजहार भी किया है कि पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत हो रही है। तो वो दिन गए कि कहा जाता था मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, वो तमाम तर बयानिए ज़मी बोस हो चुके हैं। पाकिस्तान के अच्छे दिन, पाकिस्तान का अच्छा वक्त एक्चुअली शुरू हो चुका है। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस एक डिबेट की जिस डिबेट को पूरी दुनिया में और पूरे भारत में, पूरे एशिया में इस वक्त बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। वो डिबेट थी डस गॉड एग्जिस्ट की। एथीज़म को रिप्रेजेंट करे थे, एथीस्टिक जो सोच है उसको रिप्रेजेंट करने वाले थे, पोएट थे जावेद अख्तर, और उनके साथ जो डिबेट हुई वो मुफ्ती शुमाइल नदवी की डिबेट हुई। अब कुछ सवालात किए गए थे, फैसला हम आप पर छोड़ेंगे कि एक्चुअली आपको वो सवालात ठीक लगे या सवालात के जवाब में जो लॉजिक्स दी गई वो ठीक लगी। अब नाज़रीन जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि जिस तरीके से दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, गज़ा में जो हो रहा है, हर जगह पर जो ये इंसानियत सोच सलूक हो रहा है, जो मुसलमान मर रहे हैं, लोग इतने बेतहाशा मर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि गॉड जो है वो ईवल के साथ है, बैड के साथ है, मेजॉरिटी के साथ है। तो जिस पर मुफ्ती शुमाइल नदवी ने जवाब दिया कि ये दुनिया हमारे लिए एक टेस्ट की तरह है। अच्छा, मजे की बात इसमें यह थी कि मुफ्ती शुमाइल नदवी ने पूरी डिबेट में इस्लाम का नाम नहीं लिया, क्योंकि लॉजिकली इस बात को प्रूफ करना था कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो उन्होंने जब जवाब दिया इसका, उन्होंने कहा कि ये दुनिया एक टेस्ट की तरह, हर किसी का एक टेस्ट है, पेपर है। अब एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, और उन एमसीक्यूज में राइट ऑप्शंस भी होते हैं, रॉन्ग ऑप्शंस भी होते हैं। अब एमसीक्यूज में रॉन्ग ऑप्शन, अगर कोई रॉन्ग ऑप्शन का इंतखाब करता है, तो क्या पेपर बनाने वाला गलत होगा या रॉन्ग ऑप्शन को सेलेक्ट करने वाला गलत होगा? इसकी फिर मजीद क्लैरिफिकेशन दी गई। एक चाकू है, उससे
फल भी काटा जा सकता है, उससे किसी इंसान की जान भी ली जा सकती है। अब उस चाकू से, उस छुरी से जो किसी इंसान की जान लेगा वो कसूरवार होगा या फिर छुरी बनाने वाला कसूरवार होगा? तो वो शख्स जो कि छुरी का गलत इस्तेमाल करेगा, जो कि गलत ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा, वो गलत होगा, ना कि उसको बनाने वाला। एग्जामिनर गलत हो गए, छुरी को बनाने वाला। अब आपकी क्या समझ में आई है वो आप हमें बताइएगा। फिर जिक्र किया जाता है कि डायनासोर्स का कुरान में जिक्र क्यों नहीं है। जावेद अख्तर साहब सवाल पूछते हैं, तो उन्होंने कहा कि डायनासोर्स का तो मैथमेटिक्स में भी जिक्र नहीं है, रेवलेशंस के अंदर, वहियों के अंदर, वहियां जो नाजिल होती थी उसके अंदर डायनासोर्स का जिक्र कैसे होगा? उसके अंदर तो एथिक्स, मॉरलिटी और जो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर और इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारे उसके तरीके के ऊपर बातचीत की गई है। आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैथ्स के अंदर जो है वो डायनासोर्स का जिक्र हो, तो मैथ्स के अंदर भी डायनासोर्स का जिक्र नहीं है। ये सब्जेक्ट की एक रेलेवेंसी होती है और हर सब्जेक्ट के अंदर उस सब्जेक्ट की रेलेवेंसी के मुताबिक मज़ामीन होते हैं जिसके ऊपर बहस की गई होती है, जिसके मुतालिक बताया गया होता है। फिर कहा गया कि अगर गॉड है तो हमें वो नज़र क्यों नहीं आता, वो कहाँ पर नज़र आएगा हमें, वो अपनी प्रेजेंस शो क्यों नहीं करता? तो फिर मुफ्ती शुमाइल नदवी ने बड़ा एक सिंपल जवाब दिया कि चूंकि आप हमारे जो है वो एक फेमस पर्सनालिटी है, इसलिए मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूं, जिस पर हॉल में तालियां बजती है। और उन्होंने कहा अगर कोई और हो तो मैं एंटरटेन भी ना करता। उन्होंने कहा कि एक मेटल डिटेक्टर से क्या प्लास्टिक डिटेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब यह है कि प्लास्टिक की एग्जिस्टेंस पर सवाल किया जाएगा कि प्लास्टिक एग्जिस्ट ही नहीं करता? इस पर वो खामोश हो जाते हैं, जावेद अख्तर साहब खामोश हो जाते हैं। और नाज़रीन, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जब ये लगा कि दलीलों से और लॉजिक से बड़ी, वो जावेद अख्तर साहब कोशिश कर रहे थे कि अपने ऐसे सवाल किया जाए, पैथेटिक किस्म के सवाल किया जाए जिसके अंदर दीन को भी, रिलीजन को भी इन्वॉल्व किया गया, लेकिन लॉजिकली बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मुफ्ती शुमाइल नदवी ने उसको काउंटर किया। फिर एक जगह पर जब वो कहते हैं कि मेजॉरिटी डिसाइड करती है क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसमें मुफ्ती शुमाइल नदवी ने फिर जवाब दिया कि अगर मेजॉरिटी डिसाइड करती है तो फिर जर्मन नाजीज जीनोसाइड कर रहे थे, वो क्या ठीक था? आप उसको जस्टिफाई करते हैं? उन्होंने कहा कि उस वक्त की मेजॉरिटी उनको ठीक समझती थी, दुनिया की मेजॉरिटी। तो फिर जिस पर जो जो उन्होंने काउंटर किया, जो रिबटल उन्होंने दिया, उस पर जावेद अख्तर साहब खामोश, स्पीचलेस। अगर दुनिया की मेजॉरिटी ये डिसाइड करती है कि क्या ठीक है क्या गलत है, तो इस वक्त दुनिया की मेजॉरिटी गॉड की एग्जिस्टेंस पर यकीन रखती है, आप क्यों नहीं रखते? तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि किसके सवालात, किसके जवाबात लॉजिकल थे और रीजनेबल थे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।